Good morning, students, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today, in this video, we will discuss 10th class second chapter, A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. इस वीडियो के अंदर हम जो NCERT सॉल्यूशन है, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने नेल्सन मंडेला के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन और जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है उसकी ब्रीफ समरी को डिस्कस किया था। सो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, और यदि नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को देखें। उसके बाद आपको जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन आंसर करें। और जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करें या कोई भी टॉपिक समझने के लिए बैठें या देखने के लिए बैठें, तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, ताकि आप कोई भी पॉइंट है जो अनडाउटेड पॉइंट है आपको वो नोट कर सको। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे क्वेश्चन आंसर किसी भी सब्जेक्ट के आप करते हो, वीडियो में आपको करवाए जाते हैं, तो आप साथ के साथ उन क्वेश्चन आंसर को राइट कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम याद करने में आसानी होगी और आपको बार बार यूट्यूब पर नहीं देखना पड़ेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर, I have a motivational quote for you as usual. God, our creator, has stored within our minds and personalities great potential, strength, and ability. Prayers helps us tap and develop these powers. So let's start. जो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर है, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। एक तो बायोग्राफी होता है और एक ऑटोबायोग्राफी होता है। यू नो दैट ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब सेल्फ, तो जो व्यक्ति अपने आप के बारे में लिखता है। अ पर्सन हु राइट हिमसेल्फ अबाउट हिज लाइफ कह सकते हैं। अ पर्सन हु राइट्स अबाउट हिज लाइफ हिमसेल्फ मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ के बारे में स्वयं लिखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। और जो बायोग्राफी होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। अ पर्सन हु राइट्स अनदर अबाउट अनदर पर्सनस लाइफ। तो इसके अंदर देखो, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, तो इसकी समरी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की कोशिश करें या क्वेश्चन आंसर सोल्व करें। और साथ के साथ ही आप जैसे ही वीडियो को देखते हैं तो साथ के साथ आप क्वेश्चन आंसर नोट कर लें अपनी कॉपी के अंदर। यदि हैंडराइटिंग साफ है आपकी, तो आप फेयर नोटबुक में कर सकते हो, और यदि फेयर नहीं है आपकी हैंडराइटिंग, तो आप फिर है जो रफ कॉपी में कर सकते हो, बाद में इनको आप फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। क्योंकि जब आपको ये होमवर्क के रूप में मिलेगा डेफिनेटली, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, फिर बाद में जब आपको याद करने के लिए मिलेगा तो आप याद कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है वो अपार्थाइड सिस्टम मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम के खिलाफ है। और इस चैप्टर के अंदर जब रेशियल डोमिनेशन सिस्टम को ख़त्म किया गया था और साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेसी आई थी, तो उसमें जो इम्पोर्टेंस रोल रहा था, इम्पोर्टेंट जो रोल रहा था या विटल रोल रहा था, वो किसका था? वो नेल्सन मंडेला का था। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी सारे जीवन को 1980 जब वो उन्होंने होश संभाला था, मतलब यंग एज से लेकर के, और 1994 तक अपनी लाइफ को क्या कर दिया था? अपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। उन्होंने अपने सारे इंजॉयज छोड़ दिए थे, अपने आप को किसके लिए डिवोटेड कर दिया था? डेडिकेटेड कर दिया था अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो क्या थे? ब्लैक पर्सन थे, और इसलिए उनको क्या कहा जाता है? इतना सारा संघर्ष करने के बाद जब सफलता मिलती है तो कोई ना कोई नेम तो जरूर मिलता है। तो जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, और इसी तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर जो नेल्सन मंडेला थे उनको क्या कहा जाता था? उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता था साउथ अफ्रीका में, और उनको ब्लैक गांधी भी कहते थे। 2013 में उनकी डेथ हो गई थी। तो देखो, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन मैंने अंडरलाइन करवाई थी कि सेरेमनीज जो थी वो कहाँ पर हुई थी। जो सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, किसकी इनॉग्रेशन? इनॉग्रेशन किसका हुआ था? इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन किसका था? नॉन रेशियल गवर्नमेंट का, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और वो किसकी थी? वो ब्लैक पर्सन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका मीन्स नेल्सन मंडेला।
तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ पर हुई थी? एंड कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? तो क्या आप भारत के अंदर भी ऐसी बिल्डिंग्स के नाम बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई हैं? जो मतलब यूनियन बिल्डिंग थी, एम्पी थिएटर था जो, वो सैंडस्टोन का बना हुआ था, तो इसलिए पूछ लिया है, जनरल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। तो इसका आंसर आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन amphitheater made by the Union Buildings in Pretoria on 10th May 1994। तो जैसे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस, ये सभी किसके बने हुए हैं? सैंडस्टोन के बने हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ऑटम डे क्या होता है? डे ऑफ लेट मेच्योरिटी, क्योंकि जो विंटर और समर के बीच में होता है, ये कह सकते हैं कि जो विंटर और स्प्रिंग के बीच में होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बट यहाँ पर क्या है, एक सिंबोलाइज करता है वो ऑटम डे, मतलब डे ऑफ लेट मेच्योरिटी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर जो लोग हैं शायद वो लेट मेच्योर हुए थे, क्योंकि वो एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करते थे। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कास्ट को लेकर के है, रिलीजन को लेकर के है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी भी हो सकता है, तो काफ़ी सारा है। बट हमने साउथ अफ्रीका को देखना है। तो ऑटम डे वहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑटम 10th मई था, उसको ऑटम डे क्यों कहा गया है? उसको कैसे कह सकते हो कि वो ऑटम डे था? 10th मई का दिन, 10th मई मतलब 10 मई 1994, 10th मई 1994 क्या हुआ था? नॉन रेशियल फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट था। तो उसको ऑटम डे क्यों कहा गया? तो इसीलिए तो कहा गया जो मैंने आपको बता दिया, 10th मई इज एन ऑटम डे in South Africa because on this day there was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation or establishment of South Africa's first democratic non-racial government. Clear? Next question. At the beginning of his speech, Mandela's mentioned an extraordinary human disaster. मतलब जब नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच शुरू करते हैं, देखो हम टेक्स्ट जब पढ़ेंगे तभी आपको जो छोटे छोटे पॉइंट हैं वो क्लियर होंगे। जो एक ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर होती है वो ओवरव्यू होता है, वो उससे सिर्फ हम एक चैप्टर का या किसी भी मैटर का आइडिया लगा सकते हैं भी हाँ ये चीज़ इसके अंदर हो सकती है, उसके अंदर सारी चीज़ें नहीं होती, तो वो एक ओवरव्यू होता है। तो जो जो नेल्सन मंडेला की स्पीच है जो उसके अंदर मेंशन है वो भी हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये आता है। तो नेल्सन मंडेला ने जब अपनी स्पीच शुरू की थी तो उसने कहा था एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है उससे मतलब क्या है उनका, किसको कहते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? मतलब वो महान, वो विचित्र, अद्भुत, क्या? मानवीय अकाल, संकट। एंड व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ और फिर मानव ने उसके ऊपर क्या की? ग्लोरियस अचीवमेंट हासिल की। तो वो ग्लोरियस अचीवमेंट भी क्या थी? तो दोनों बताने हैं। लुक, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था वो क्या था? अपार्थाइड सिस्टम, मींस द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सिंपली आप इतना याद रखिए कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था वो क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्थाइड सिस्टम था, क्रिएटेड बाय द वाइट पीपल फॉर द ब्लैक टू सेपरेट देम। मतलब उनको अलग करने के लिए जो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या अपार्थाइड सिस्टम किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? गोरे लोगों के द्वारा, वाइट पीपल के द्वारा। किसके लिए? ब्लैक पीपल के लिए। एट द एंड द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट थी उसका मतलब क्या है? He spoke of refers to the establishment of South Africa's first democratic non-racial government। तो जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट थी वो क्या थी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्लियर? दोनों पॉइंट समझ में आ गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या था? अपार्थाइड सिस्टम, रेशियल डोमिनेशन सिस्टम। और दूसरा क्या था? जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट थी वो क्या थी? वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मैंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। अब जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, प्रेसिडेंट की सेरेमनी है, और इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद, बिगेस्ट स्ट्रगल के बाद जब सक्सेस मिलती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो इसलिए जो स्वीट फ्रूट उनको मिला था इतने बिगेस्ट स्ट्रगल के बाद, तो नेल्सन मंडेला ने सभी ओवर ऑल द वर्ल्ड जो सेलिब्रिटीज थी, जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, जो बड़े बड़े नेता थे, उनको इनवाइट किया। तो जब वो आए तो नेल्सन मंडेला ने उनका धन्यवाद क्यों किया? He thanks all the international leaders for having come to take possession with the people of his country of a common victory for justice, peace and human dignity। भी उनके लोगों को जस्टिस मिला, पीस मिली, ह्यूमन डिग्निटी मिली। तो ये क्या थी? कॉमन विक्ट्री थी। कॉमन विक्ट्री ऑफ फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो इसका अधिकार दिलाने के लिए जो इंटरनेशनल लीडर्स वहां पर आए थे, इसीलिए नेल्सन मंडेला उनको थैंक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आइडियल्स डज ही सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए वो कौन से आइडियल्स जो उन्होंने स्पीच में सेट किए, जो उन्होंने आइडियल्स रखे, वो कौन कौन से थे? He sets out the ideals of liberated all the people of South Africa from various bondages of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। मतलब सारी चीजें खत्म कर दी, जो बुरी चीजें थी, एविल चीजें थी, वो सारी एंड कर दी गई थी, और सिर्फ क्या ला दिया गया था? इक्वेलिटी, राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड्स चेंज्ड एंड व्हाई। अब जो मिलिट्री जनरल होते हैं, जो सेना के अध्यक्ष होते हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो होते हैं, वो क्या करते थे? उन्होंने क्या किया नेल्सन मंडेला के प्रति? इल ट्रीट किया या फिर अच्छा व्यवहार किया? तो द मिलिट्री जनरल सल्यूट नेल्सन मंडेला। तो जो मिलिट्री जनरल्स थे वो नेल्सन मंडेला को सल्यूट करते हैं। एंड दे प्लेस देयर लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, न्यू गवर्नमेंट, और वो डेमोक्रेसी और न्यू गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपनी ईमानदारी की प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो ईमानदार रहेंगे, भी वो डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल रहेंगे, न्यू गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे। एंड दे वुड हैव अरेस्टेड मंडेला मैनी ईयर्स बिफोर। और इसके विपरीत क्या था? इसके अपोजिट क्या था? कि वो कई वर्षों पहले जब नेल्सन मंडेला किसी कैंपेन में पार्टिसिपेट करते थे, जब सरकार के खिलाफ वो लड़ते थे, जो बुरी पॉलिसीज होती थी, सरकार की जो बुरी नीतियां होती थी, उनके खिलाफ जब वो खड़े होते थे, लड़ाई लड़ते थे, तो यही मिलिट्री जनरल्स उनको अरेस्ट कर लेते थे। लेकिन अब बट नाउ दे नो द फैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन अब उनको डेमोक्रेसी का जो फैक्ट है, जो मीनिंग है, वो पता चल गया है। कि क्या पता चल गया है? कि सबसे पहली बात तो साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेसी आ गई, अनार्की सिस्टम नहीं रहा। दूसरी बात क्या है? नेल्सन मंडेला अब उनके प्रेसिडेंट हैं, और वो प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जिनके खिलाफ पूरा संसार है, सॉरी, जिनकी फेवर में पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो खड़ा है, तो इसीलिए उनको नेल्सन मंडेला के प्रति अपना आदर भाव प्रदर्शित करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग। जो टू नेशनल एंथम थे जब इनॉग्रेशन सेरेमनी पर गाए गए थे, तो वो दोनों कौन कौन से थे? ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वर संग, वन बाय द व्हाइट्स एंड वन बाय द ब्लैक्स। तो एक व्हाइट के लिए गाया, एक ब्लैक के लिए गाया। मतलब देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन था, भी इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इतना ज्यादा भेदभाव, इतना ज्यादा बायस। अब हमारे यहाँ नेशनल एंथम तो एक ही है, राष्ट्रीय गीत एक ही है, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, अदर सर्विसेज एक ही होती हैं। बट साउथ अफ्रीका के अंदर ये सारी चीज़ें क्या थी? ये ब्लैक के लिए अलग थी और वाइट के लिए अलग थी, क्योंकि वाइट अपने आप को क्या मानते थे? सुपीरियर। वाइट अपने आप को क्या मानते थे? सुपीरियर मानते थे। तो जो वाइट ने अपना जो उस समय वहां पर क्या था? एक पेनोरेमिक व्यू था। पेनोरेमिक व्यू भी वहां पर सिर्फ
ब्लैक पीपल नहीं थे कि नेल्सन मंडेला अब वाइट लोगों के साथ क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे। अब जैसे वो थे वैसे नेल्सन मंडेला नहीं है, उनकी मानसिकता वैसी वैसी नहीं है। वो तो सभी को इक्वल इक्वल मानते थे, और वहाँ पर वाइट लोग भी थे और वहाँ पर ब्लैक पीपल भी थे। वो एक तरह से रेनबो डेमोन्स्ट्रेशन था, रेनबो डेमोन्स्ट्रेशन। तो तो जो व्हाइट के लिए जो नेशनल एंथम गाया गया, जो व्हाइट ने गाया वो कौन सा था, वो था एन कोशिशिकेली, और जो ब्लैक ने गाया था वो था डाइस्टेम। और ये दोनों का मतलब क्या था एक साथ गाने का, दे सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट। तो ये दोनों के दोनों जो नेशनल एंथम थे वो ब्लैक और व्हाइट्स की इक्वलिटी को सिंबलाइज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड। ये पॉइंट दिए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया, इन द फर्स्ट डिकेड एंड सेकंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब फर्स्ट डिकेड क्यों कहा गया है, मतलब जब 1918 में नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था, तो वो जब जन्म हुआ तो छोटे बच्चे थे, तो ये मानते थे कि मैं फ्री हूँ, लाइबरेट हूँ। लेकिन जब बड़े हुआ तो उनको लिबर्टी का कुछ और ही मतलब समझ में आया कि आज़ादी, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, भी मैं फ्री नहीं हूँ, फ्रीडम मुझे हासिल करनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी, मैं फ्री नहीं हूँ। तो तब उन्होंने फर्स्ट डिकेड में क्या कहा, वो कहती हैं इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द वाइट पीपल बिल्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। मतलब वाइट लोगों ने पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड को क्या कर दिया था, बिल्ट किया। मतलब ये सिस्टम क्रिएट कर दिया कि ब्लैक और जो वाइट हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, और वाइट सुपीरियर हैं और जो ब्लैक हैं वो बिल्कुल लोअर हैं। सेकंड में क्या कहा, सेकंड पॉइंट क्या कहा, इन द मतलब फर्स्ट के अंदर तो देखो क्या हुआ, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड को क्रिएट कर दिया गया था। और लास्ट में क्या हुआ, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, क्योंकि 1994 के अंदर नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने, तो लास्ट डिकेड था ना वो 20th सेंचुरी का। तो इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर दैट रिप्लेस्ड बाय इक्वलिटी। तो इस सिस्टम को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, ये सिस्टम खत्म हो गया था, और इसके स्थान पर क्या आ गया था, इक्वलिटी, समानता, एक रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या था, ये हमने लास्ट पैरे के अंदर पढ़ा था जब समरी पढ़ी थी। तो इसका मतलब देखो क्या है, टू मंडेला करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के लिए करेज का मतलब अब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, भय का ना होना नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन इसके ऊपर क्या है, विजय होना ही क्या है, करेज है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट ही हु कंक्वेयर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है जिसने इस डर को जीत लिया हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में करें, और इन क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें अच्छे से। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।